बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.3 ये स्टेटमेंट वाली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट की शक्ल में दिए हुए इसमें, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शन इन जनरल, कि एक फंक्शन जनरली क्या होता है। तो फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज इन विच वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर। फंक्शन जो है ना, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एक इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी डिपेंडेंट होती है। When वन थिंग चेंजेस, जब एक चीज़ तब्दील होती है बिकॉज ऑफ अनदर थिंग, दूसरी चीज़ की वजह से, वी कॉल इट अ फंक्शन। तो हम इसे फंक्शन कहेंगे कि एक चीज़ की वजह से जब दूसरी चीज़ चेंज हो जाती है ना, इसको हम फंक्शन कहेंगे। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। कि मैंने इसकी 3 एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। देखें, सैलरी डिपेंड्स ऑन वर्किंग आवर्स, के सैलरी जो है तनख्वाह वो आपके टाइम घंटों पर डिपेंड करती है। अगर आप कम घंटे काम करेंगे तो आपकी सैलरी भी कम होगी, अगर आप ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। इसी तरह से फेयर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, किराया जो है वो फासले पर डिपेंड करता है। अगर आपका कम फासला है तो आपका किराया भी कम होगा, अगर आपने ज़्यादा दूर जाना है, आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपका किराया भी ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह से एक तीसरी एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स ऑन यूनिट यूज, कि जो बिजली का बिल है वो आपके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपने कम यूनिट यूज़ किए हैं तो आपका बिल भी कम आएगा, अगर आपने ज़्यादा यूनिट यूज़ किए हैं तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। ठीक है। अब ये देखें, मैंने क्या बनाया, इधर पे आपके एग्जांपल बना दी है कि जैसे ये सैलरी होती है और ये आवर्स, सैलरी और टाइम दे दिया मैंने, एक फंक्शन बना दिया एक छोटा सा। ठीक है। अब देखें, अगर T1 हम पुट करें, टी वेरिएबल बना दिया हमने इसको, टाइम को। अगर 1 घंटा काम करेंगे तो देखें टी की जगह पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यानी कि अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो आपकी सैलरी 1 घंटा आएगी। अगर आप 1 घंटा बोल रहा हूँ, 1000 होगी। अगर आपका टाइम 2 घंटे है, अगर आप 2 घंटे काम करेंगे तो देखें टी की जगह पर हम 2 लिख देंगे, इधर भी 2 लिखेंगे, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो 1 घंटा काम करेंगे तो सैलरी आपकी 2000 बन जाएगी। ठीक है। 3 घंटे काम करेंगे तो 3000 हो जाएगी, 4 घंटे करेंगे तो 4000। इस तरह से देखें डिपेंड कर रही है। इसी तरह से फेयर, किराया डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर तो डिस्टेंस आपका कम होगा तो किराया भी आपका कम होगा। जैसे अब ये 25 मैंने खुद से बना लिया, 25 रुपीज़ फिक्स करके और डिस्टेंस इसमें दे दिया। अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में आप देंगे, 5 किलोमीटर देंगे तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 125 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से जितना डिस्टेंस किलोमीटर में होगा उतनी वैल्यू इसकी पुट करेंगे और आपका किराया निकल आएगा। इसी तरह से बिल आपके यूनिट पर डिपेंड करता है। अगर आप अब देखें, ये मैंने इसका फंक्शन इस तरह से बनाया कि 30 यूनिट प्लस 500, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो गवर्नमेंट हमारी लेती है टैक्सेस की मद में, ये मैंने इस तरह से 500 अप्रॉक्सीमेटली खुद से लिख दी हैं। तो अगर आपके जैसे 5 यूनिट हैं तो 30 को हम इधर यू की जगह पे 5 लिखेंगे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 500 प्लस करेंगे तो आपकी का टोटल बिल निकल आएगा। क्लियर हो गया। अब देखें, इसमें फंक्शन में जो क्या होता है, हम एक वैल्यू हम इनपुट करते हैं और फंक्शन से वो गुजर के हमारे पास आउटपुट हो जाती है। जैसे हम किराए के लिए हम किराया जब मालूम करना होता है तो हम उसमें डिस्टेंस पुट करते हैं, तो उसकी आउट फंक्शन में से गुजर के हमें उसकी आउटपुट यानी कि किराया की तादाद, मिकदार, यानी कि कितना किराया हमने पे करना वो आ जाएगा। तो एक वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, दूसरी डिपेंडेंट होती है। इसी तरह से ये मैंने बना दिया एक के देखें, टाइम जो है, अगर हम टाइम में सैलरी निकालना चाहें वक्त के लिहाज से, अगर 1 घंटा पुट करेंगे तो फंक्शन में, तो सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगी। और टाइम अगर हमारा 2 घंटे होगा तो सैलरी हमारी क्या होगी, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2000। यहाँ पर ये मैंने परफॉर्म भी कर दिया, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ज़ुबानी, यहाँ पे नीचे निकाल के भी दिखा दिया। तो अब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बाकी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखें, कह रहे हैं कि अब फंक्शन बी ऑफ टी, ये फंक्शन बना के दे दिया इन्होंने खुद से कि 5000 प्लस 200 टी रिप्रेजेंट द टोटल बैलेंस इन रुपीज़।
आफ्टर टी मंथ्स, यानी कि टी मंथ्स, ये टी जो है ना टाइम हमें बता दिया गया है। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, कि 6 महीने के बाद बैलेंस कितना होगा। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने, सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं। ये गिवन फंक्शन है हमारे पास 5000 प्लस 200t। अब देखें उन्होंने टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ, तो टी हमारे पास कितना है 6 मंथ है। हम इधर लिख लेते हैं टाइम, टी इक्वल है 6 मंथ। तो अब इस टी की जगह पर हम ये 6 पुट कर देंगे, तो हम लिख देंगे पुट टी इक्वल 6 इन दी फंक्शन। ये जो फंक्शन गिवन है हमारे पास, इसमें टी की जगह पर हमने 6 लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू बी, टी की जगह 6 लिखेंगे, 5000 प्लस 200 और टी की जगह 6। अब देखें 200 जो है ना 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन नहीं ना होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 इसी तरह से आएगा, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 6 2 12 होता है, ये 0 0 इसी तरह से आ गए। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। आप 5000 में 1200 प्लस करेंगे तो 6200 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द बैलेंस, बैलेंस उन्होंने पूछा था, तो लास्ट में हम लिख देंगे बैलेंस इक्वल 6200 रुपीज। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें, कह रहे हैं कि अ फंक्शन एफ ऑफ के, अब इन्होंने के नाम रख दिया है। फंक्शन है ना, कोई भी नाम रखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ के, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने एफ ऑफ के नाम रखा है, ये फंक्शन दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द टोटल फेयर, ये टोटल किराए को जाहिर कर रहा है इन रुपीज़, रुपयों में, फॉर के किलोमीटर। के किलोमीटर यानी कि कोई भी फासला हो सकता है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कि इतने किलोमीटर के लिए ये फंक्शन जो है ना ये बनाया गया है। हाउ मच विल द फेयर बी, कितना किराया होगा, फॉर अ 12 किलोमीटर राइड, एक 12 किलोमीटर राइड अगर कोई जाती है तो उसके लिए कितना किराया होगा, ये हमने इस फंक्शन से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है ना हम उसको लिखते हैं, वो है एफ ऑफ के इक्वल 150 प्लस 20k। अब ये जो है ना इन्होंने दिया हुआ फेयर फॉर अ 12 किलोमीटर राइड, तो हम ये जो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू 12 पुट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे पुट के इक्वल 12 इन दी फंक्शन। तो इस फंक्शन में जहां जहां के है ना वहां पर हमने 12 पुट करना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एफ ऑफ 12 इक्वल 150 प्लस 20 और के की जगह पर हम लिखेंगे 12। ठीक है, अब 20 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 150 प्लस 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब 150 में 240 प्लस करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 390। तो एफ ऑफ 12 हमारे पास आ गया 390। तो आप देखें उन्होंने फेयर मालूम करने के लिए कहा था ना, तो हम इधर लास्ट में लिख देंगे फेयर इक्वल 390 रुपीज़। बस ये इतना सा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है, कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट, फैंसी सोफ़ा सेट बनाने की जो कॉस्ट है यानी कि लागत, वुड बी फिक्स चार्जेस आर एस रुपीज़ 5500, के उसकी जो है ना फिक्स चार्जेस हैं 5500 रुपीज़, विच इज़ मॉडल्ड एज, ये फंक्शन बना के दे दिया हुआ इसके लिए, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सोफ़ा सेट, इस फंक्शन में जो एन है ना ये सोफ़ा सेट की तादाद को जाहिर करता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट, तो 50 सोफ़ा सेट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने, हम इसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 5500 एन।
अब n है जो 50 वो पुट करेंगे हम इसमें, लिखेंगे पुट n इक्वल 50 इन द फंक्शन इस फंक्शन में हमने n की जगह ये 50 पुट करना है। तो देखिए यहाँ n है और यहाँ n है, दोनों जगह पर हमने 50 लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50, n की जगह पर 50 इक्वल 5500 और n की जगह पर 50 लिखेंगे और ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब f ऑफ 50 इक्वल हो जाएगा 5500 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जब आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 2,75,000, ठीक है। तो यही कॉस्ट फाइंड करनी थी, हम लिख देंगे लास्ट में टोटल कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट $2,75,000, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। कहते हैं कि आ फंक्शन t इंटू टी ऑफ डी इक्वल है d ओवर 60 रिप्रेजेंट द टाइम t, ये जो कैपिटल T है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इन आवर्स घंटों में, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस d किलोमीटर। अब d जो है ये डिस्टेंस है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वक्त ये लेगा, यानी कि हमने टाइम मालूम करना कितना वक्त लगेगा टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं, टी ऑफ डी इक्वल डी ओवर 60, ठीक है। अब ये जो इन्होंने दिया हुआ है ना 180 किलोमीटर डिस्टेंस, हम ये पुट करेंगे डी की वैल्यू, तो हम लिखेंगे पुट डी इक्वल 180, ये पुट करते हैं। तो देखें टी ऑफ डी की जगह हम लिखेंगे 180 इक्वल इस डी की जगह 180 लिखेंगे ओवर 60। अब 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये देखें 3 क्या फाइंड करना था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वक्त लगेगा। तो ये देखें टाइम फाइंड करना था ना, तो लास्ट में हम लिख देंगे टाइम इक्वल 3 आवर्स, 3 घंटे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कहते हैं कि आ कंपनी चार्जेस ₹100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क, कि एक कंपनी जो है ना एक जो है इनकोडिंग का मतलब है कि जैसे कोई बुक की टाइपिंग वगैरह, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह, किसी भी नोट्स वगैरह की वो बनाना, उसके लिए जो है ना वो ₹100 चार्ज कर रही है। इन एडिशन द कंपनी चार्जेस ₹5 पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। अगर तो देखें बनाना, वो जो डिज़ाइनिंग करती है, टाइपिंग करती है, जो कंपोजिंग, जो कुछ भी वो कर रही है कंपनी, उसके तो वो ₹100 ले रही है। अगर तो उसका हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो ₹5 पर प्रिंट एडिशनल वो चार्ज करेगी। द मॉडल ऑफ द फंक्शन, वो ये फंक्शन उन्होंने बना के दे दिया है 100 + 5x, बिल्कुल सही फंक्शन बनाया है। देखें ₹100 उसके इनकोडिंग के हो जाएंगे और प्लस ₹5 प्रिंटिंग के, और x जो है ना ये वेरिएबल दे दिया कि कितने पेजेस होंगे, जो भी जितनी पेजेस की तादाद होगी x की जगह पर हम वो लिख देंगे। वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस, x जो है पेजेस की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंटेड आउट जो हम प्रिंट करेंगे। हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेजेस इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क, कि 55 पेजेस के इनकोडिंग एंड प्रिंटिंग कि वो कितने चार्ज करेगी। तो सबसे पहले जो इन्होंने फंक्शन हमें दिया हुआ है ना, हम इसको लिखते हैं f ऑफ x इक्वल 100 + 5x। अब देखिए कितने पेजेस हैं, 55 पेजेस हैं ये, तो हम पुट करते हैं इसमें, पुट x इक्वल 55
इन द फंक्शन देखें ये फंक्शन है, इसमें x की जगह हमने 55 पुट करना है, तो f ऑफ 55 इक्वल 100 प्लस 5, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 55 को ब्रैकेट में करके लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब क्या होगा देखें, 100 प्लस 5 को 55 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, कैलकुलेटर के ज़रिए करना है, ठीक है, ज़ुबानी नहीं करना। अब 100 प्लस 275 करेंगे तो 375 आ गया, ठीक है। टोटल चार्जेस कितने हो गए हम यहाँ पर लिख देंगे अब। ₹375। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। कहते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस, कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई सा भी हो रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि वो 37 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना स्टेबल है, यानी कि वो ठीक रहता है, इतनी टेम्परेचर तक वो रिएक्शन ठीक रहता है, यानी कि ख़राब नहीं होता, उसमें कोई ख़राबी नहीं पैदा होती। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ़ द टेम्परेचर डेविएट बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेल्सियस, कि अगर तो टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे यानी कि कम या ज़्यादा हो जाए तो उस प्रोसेस को हमें रोक देना चाहिए। तो अब देखें ना, ये इसमें कम ज़्यादा आ गया, लेस देन ग्रेटर देन इसमें कंडीशन आ गई है। द कंडीशन इज़ मॉडल्ड एज, अभी कंडीशन क्या दिया, ये इन्होंने फंक्शन बना के दे दिया एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। अब ये जैसे हमने 4.2 की थी बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन बन गया। इसमें कह रहे हैं कि टी बी द टेम्परेचर फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट द प्रोसेस बाय स्टॉप्ड, कि वो कौन सी वैल्यू होगी टेम्परेचर की जिस पे हमें ये प्रोसेस रोक देना चाहिए। तो सबसे पहले जो इन्होंने हमें दिया हुआ है ना फंक्शन बनाकर, हम इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5। अब देखें, जब हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करते हैं ना, तो या तो हम इसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं या दूसरी तरफ वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। तो t माइनस 37 हम इसके साथ प्लस माइनस लगा देते हैं 2.5। अब इस पूरी वैल्यू को एक मरतबा प्लस के साथ लिखते हैं हम, तो t माइनस 37 ग्रेटर देन प्लस 2.5 लिख दिया, और t माइनस 37। अब जब हम माइनस 2.5 के साथ लिखेंगे ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब माइनस लगाते हैं ना तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा अब ये, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 37 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो t इज़ ग्रेटर देन 2.5 प्लस 37, तो t इज़ ग्रेटर देन 2.5 को 37 में प्लस करेंगे तो 39.5 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो देखें t माइनस 37 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, t इज़ लेस देन माइनस 2.5, और ये माइनस का 37 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 37 हो गया। अब प्लस 37 में से माइनस 2.5 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी t इज़ लेस देन, आपने कैलकुलेटर से इसको माइनस करना है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34.5। अब देखिए ये दो वैल्यूज़ आई हैं, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर या तो ये होगा या फिर ये होगा जिस पे हमें प्रोसेस को रोक देना चाहिए। तो हम लिखेंगे एंड में t इज़ ग्रेटर देन 39.5 डिग्री सेल्सियस और t इज़ लेस देन 34.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको पहले लिख के इसको बाद में भी लिख सकते हैं, बुक में पहले इसको लिखा हुआ है, पीछे बुक में पहले इसको लिखा हुआ है बाद में से, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। कहते हैं कि आ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स, एक फैक्ट्री में जो है ना मेटल रॉड्स, लोहे की या तांबे की किसी भी मेटल की ना
रॉड्स तैयार किए जाते हैं। डेट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग, और उनकी लंबाई 2.5 मीटर हो सकती है विद द टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.04 मीटर्स, कि उसमें जो है ना 0.04 कम या ज़्यादा, प्लस या माइनस, इतनी तो बर्दाश्त की जा सकती है। एंड एब्सोलूट वैल्यू इन इक्वलिटी मॉडल, ये इन इक्वलिटी मॉडल जो है ना वो दिया हुआ है उन्होंने। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, उसकी काबिल कबूल लंबाई यानी कि एक्सेप्टेबल लेंथ कितनी हो सकती है, उसकी रेंज, ये हमने मालूम करनी है। तो ये जो एब्सोलूट वैल्यू दी हुई है इन्होंने, ये हम उतारते हैं, लिखते हैं सबसे पहले x माइनस 2.5 लेस देन एंड इक्वल 0.04। अब एब्सोलूट वैल्यू का ये हमने साइन ख़त्म करना है, तो जब इसको ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस लगाना है हमने, ठीक है। x माइनस 2.5 लेस देन एंड इक्वल प्लस माइनस 0.04, ठीक है। एब्सोलूट वैल्यू का हमने साइन ख़त्म कर दिया और प्लस माइनस इधर लगा दिया। अब इस वैल्यू को एक मरतबा प्लस 0.04 के साथ लिखते हैं, x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल 0.04, और एक मरतबा माइनस के साथ लिखेंगे तो x माइनस 2.5। अब जब माइनस के साथ लिखेंगे ना 0.04, तो ये जो लेस देन इक्वल है ना, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाता है। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 2.5 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल 0.04, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 2.5। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x इज़ लेस देन एंड इक्वल 2.54। अब देखिए नेक्स्ट, ये है माइनस 2.5 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल माइनस 0.04, और ये प्लस हो जाएगा 2.5। अब प्लस 2.5 में से माइनस 0.04 करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल 2.46 आ जाएगा। अब देखिए लेस देन x छोटा है इससे और इससे बड़ा है, इन दोनों को हमने ना मिला के लिखना है। किस तरह से मिला के लिखेंगे, देखें कि जैसे सबसे पहले इसको लिखते हैं 2.46, देखिए इसकी तरफ ये बन शक्ल है, बन शेप है, 2.46 की तरफ हम इसकी तरफ बन शेप ही लिखते हैं। x की तरफ ओपन शेप है ना, तो हम ये x की तरफ लिख दिया, ओपन शेप, इसको लिख दिया। अब आगे से ये लिखते हैं 2.54, तो देखिए x की तरफ बन शेप है, इधर x की तरफ अगर हम इसको छुपा दें, इसको सिर्फ देखें, देखिए ये सेम टू सेम वैल्यू, ये वाली आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, x इज़ लेस देन एंड इक्वल 2.54, x इज़ लेस देन एंड इक्वल 2.54, ये दोनों सेम हो गई। और ये वाली वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन, x की तरफ खुला मुंह, ये देखें इसको छुपा के रखें अगर हम, तो x इज़ ग्रेटर देन 2.46, ये बन गई। तो इस तरह से इनको हमने इकट्ठे मिला के लिख देना है। तो ये हमारी रेंज बन गई है जो उन्होंने मालूम करने के लिए हमें कही थी कि 2.46 से बड़ी हो सकती है, इसके बराबर भी हो सकती है, और 2.54 से छोटी और इसके बराबर भी हो सकती है, यानी कि इन दोनों के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, कहते हैं कि अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो डैट इट सेंटर इज़ एग्जैक्टली एट ज़ीरो, के एक मशीन का कोई पुर्जा है, उसको ना अलाइन यानी कि एक जगह फिक्स करना है, तो वो इस तरह से करना कि उसका सेंटर जो ना एग्जैक्टली एट ज़ीरो पे आए। कोई उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ होगा जगह, तो यानी कि उसके ऊपर एग्जैक्टली आना चाहिए। इफ़ इट शिफ्ट मोर देन 0.1 mm, कि अगर ये 0.1 मिलीमीटर से आगे पीछे शिफ्ट होता है, द पार्ट इज़ रिजेक्टेड, उस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहते हैं द मॉडल इज़ गिवन बाय दिस, ये उन्होंने मॉडल बना के दे दिया है। व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन, के वो कौन सी पोजीशन है जो रिजेक्शन की वजह बनेगी। तो हम देखें, सबसे पहले जो इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है इसको लिखते हैं हम, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0.1। अब एब्सोलूट वैल्यू का साइन हमने ख़त्म करना है, तो देखें प्लस माइनस लगाएंगे हम इधर, प्लस माइनस 0.1, तो x इज़ ग्रेटर देन 0.1 लिखेंगे, और x इज़ जब
-0.1 लिखेंगे ना तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ये तो सॉल्व हो गया, बस मज़ीद अब इसे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आंसर यही आ गया हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन 0.1 और x इज़ लेस देन -0.1। तो इसको बेशक आप तरतीब इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, माइनस वाली को पहले लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। x इज़ लेस देन -0.1 और x इज़ ग्रेटर देन 0.1। तो इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है 4.3 ये कंप्लीट हो गई है। अब इससे नेक्स्ट जो है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।